फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी फिर से बिहार में आपका कोरोना काल का समय शुरू हो गया, कोरोना का आगमन हो गया। तो हम लोग बस अब ऑनलाइन के माध्यम से ही क्लास को लगातार देखेंगे, यहीं से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम समय से होगा। ठीक है, समय से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बस सब स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों के बीच, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए तो हम लोग आज का क्लास शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर ही दिख रहा होगा, तो आप जल्दी से फटाफट सब स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। कौन मलेरिया परजीवी है वो बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। प्लाज्मोडियम है, लिशमैनिया है, प्रोटोजोआ है, और इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर है। जल्दी जल्दी सब समय से जुड़ जाएंगे, समय से पहले जुड़ जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपका प्लाज्मोडियम, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से आपका मलेरिया जो है फैलता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे हम लोग टॉप 40 प्रश्न को देखेंगे, टॉप 40 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। कहा गया निम्न में कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है चारों विकल्प में से। फर्स्ट में आपका कोयला, सेकंड है आपका लकड़ी, थर्ड है आपका पेट्रोलियम, चौथा आपका बायोमास। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोमास। यानी कि बायोमास से क्या होती है, ये ईंधन के रूप में इसका उपयोग की जाती है। इससे पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, धुआं नहीं निकलती है। चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी आपके सामने है। तीसरा प्रश्न में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए तीसरा प्रश्न बोला गया सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। किसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, किसके 72 कक्षा में। तो सल्फर परमाणु के 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर फर्स्ट में है 4, सेकंड में है 5, थर्ड में है 6 और डी में है आपका 7। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका 6। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, चूंकि यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 3 देख रहे हैं साइंस के, तो 40 प्रश्न आपको पता ही होगा कि 40 प्रश्न का बहुत सारे सेट तैयार हैं। बस आप लोग हर एक सेट का इंतजार करें और आंसर बताते रहेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है। ए में है 2, बी है 3, सी है 4 और डी में है 5। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा आपका विकल्प नंबर सी 4। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 5। 5वां प्रश्न में कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। किसमें, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। 4 विकल्प यहाँ भी है। मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका मृतजीवी। जिनको आंसर याद हो हमारे साथ लगातार आंसर बताते चलेंगे। कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान क्लास पे होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो 6। छठा प्रश्न में कहता है आपका निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो बताना। CH4, C2H6, C2H4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, C2H4। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 7। 7वां प्रश्न भी आपके सामने है। 7वां प्रश्न में कहा गया आपका, उसको देख लेते हैं। बोला गया निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्लस, किसकी प्लस होती है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं। तो 4 विकल्प देखा जाए तो कौन कौन है। अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, समतल अवतल लेंस है और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका उत्तल लेंस। कौन, विकल्प नंबर बी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक यानी कि माइनस। ठीक है, नेगेटिव।
चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 8, ये भी आपके सामने होगा। 8 नंबर प्रश्न कहा गया 8 नंबर में, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, किस लेंस का उपयोग हम लोग दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है। पहला आपका है अवतल लेंस, दूसरा आपका है उत्तल लेंस, तीसरा आपका है कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, और चौथा बोला गया बेलनाकार लेंस। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट आंसर में बताएंगे, कमेंट में बताते चलेंगे। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष को दूर की जाती है, जबकि अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर की जाती है, याद रखिएगा, है ना। और बेलनाकार लेंस से जरा दृष्टि दोष को दूर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो 9। 9वां प्रश्न में एक आता है, उसको देखते हैं। 9वां में कहा गया, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। 4 विकल्प यहाँ भी है। पहला आपका जस्तीकरण, दूसरा आपका एनोडीकरण, तीसरा आपका स्मृद्धीकरण, और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, एनोडीकरण। क्या होगा आपका? एनोडीकरण कहलाती है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सेट नंबर कितना चल रहा है आपका? सेट नंबर 3 चल रहा है ना साइंस के। तो जो नहीं देखेंगे पीछे के सेट जरूर देखिएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, बारी बारी से आप हर एक क्लास को जरूर देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा 10। 10 नंबर प्रश्न भी आपके है सामने। कहा गया, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? 4 विकल्प यहाँ भी हैं। वाट है, वाट घंटा है, वाट प्रति घंटा है, यूनिट है, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे। और जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, हर एक स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ऑल पे कर देंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप शाम के 6 बजे से प्रत्येक शाम क्लास में उपस्थित हो पाएंगे। और आपको बता दें, जिन स्टूडेंटों को सेट लेना हो प्रैक्टिस सेट, वो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए 10 का भी क्वेश्चन सबका आ गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ हम बिना ऑप्शन पढ़े हुए आंसर कर देते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका यूनिट। क्या होगा? यूनिट, विकल्प नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 11। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। दूर बिंदु बतानी है सामान्य आंख के लिए। देखिए निकट बिंदु नहीं है, दूर बिंदु है। 4 विकल्प 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर और अनंत। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, भ्रमित नहीं होनी है। यहाँ पूछा गया दूर बिंदु, आंसर जो होगा वो होगा आपका अनंत। अगर निकट बिंदु होता तो उसका आंसर होता 25 सेंटीमीटर। क्या होता? 25 सेंटीमीटर। कब? जब निकट बिंदु पूछी गई है दूर बिंदु, आंसर का होगा आपका अनंत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 12। चूंकि यहाँ पे हम लोग 40 महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन को देखने वाले हैं साइंस के, तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक रहेंगे बने हुए, और हर एक क्वेश्चन का लगातार आंसर बताते चलेंगे मेरे साथ, ताकि आपको यही पता चल जाए कि आपको कितना याद है, तैयारी कैसी चल रही है। चलिए 12 नंबर प्रश्न में कहा गया, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? विकल्प नंबर ए में है एकल आबंध यानी कि सिंगल बाउंड, द्वि आबंध यानी कि डबल बाउंड, और त्रि आबंध यानी कि ट्रिपल बाउंड, और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा, सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, एकल आबंध यानी कि सिंगल बाउंड होता है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है वो आपका 13 यानी कि 13। 13 नंबर प्रश्न जो है आपका पिछले क्लास के 40 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया था, जिसमें था आपका होमवर्क। क्या था आपका? ये क्वेश्चन था होमवर्क, तो मिला लेंगे सब स्टूडेंट। कहा गया, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? आपको बायोलॉजी में पढ़नी है। पहला विकल्प है घास, गेहूं और आम। देखिए घास को क्या गेहूं खाती है? बिल्कुल नहीं खाती है, आहार श्रृंखला ये आपका नहीं है। दूसरा आपका घास, बकरी और मानव। देखिए घास को कौन खाती है? तो बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है? तो मानव खाता है। इसको हम लोग चैन रिएक्शन कहते हैं, है ना, फूड चैन रिएक्शन, यानी कि मानव आहार श्रृंखला कह सकते हैं इसको। तीसरा देखिएगा तो बकरी है, गाय है। क्या बकरी को गाय खाती है? नहीं खाती, तीसरा भी गलत है।
हमको तो आंसर पता चल ही गया ऊपर में। घास मछली, मछली तो घास खाती नहीं है। आंसर कौन होगा? विकल्प नंबर सेकेंड। विकल्प नंबर सेकेंड, घास, बकरी तथा मानव, यह है आपका आहार श्रृंखला। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा आपका 14 यानी कि 14 नंबर। कहा गया कौन अंतःस्रावी और बराहा ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? नहीं, देखिएगा यहाँ पे नहीं पूछा गया, नहीं कौन नहीं करता है। पहला विकल्प अग्नाशय, दूसरा आपका पीयूष ग्रंथि, तीसरा आपका अंडाशय, चौथा बोला गया आपका विरसन। तो कौन अंतःस्रावी जो है वो और बराहा ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, चार विकल्प यहाँ मौजूद हैं, उसमें से बता देना है इसका आंसर। सही जवाब का होगा वो होगा आपका अंडाशय। क्या होगा? अंडाशय, यानी कि विकल्प नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 15 नंबर। कहा गया आपका कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कार्बन यौगिक बताना है कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। चार विकल्प यहाँ मौजूद है। पहला विकल्प में कहा गया CH4, दूसरा आपका C2H6, तीसरा बोला गया C2H4 और चौथा बोला गया C3H8। इसका जो सही आंसर होगा उसको आप, इसका जो नेम होता है यानी कि जो केमिकल नेम है, ये तो केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है, तो केमिकल नेम भी आप कमेंट में बताएंगे। उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर सी, C2H4। C2H4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न तो बता देंगे इसका केमिकल नेम भी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है वो आपका 16 नंबर में कहा गया आपका किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य, पार्श्व मिस होता पीछे, दृश्य मिस होता देखना, पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, दर्पण के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग, किस दर्पण का उपयोग वाहनों के, किसके? वाहनों के पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, जिसको हम लगा सकते हैं वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है। चार विकल्प यहाँ ही मौजूद है। बहुत ही आसान सा सवाल है। बोला गया समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा आपका उत्तल दर्पण और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? वो होगा आपका उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण, जो कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 17 नंबर प्रश्न में कहा गया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? देखिएगा, एक होती है ऑक्सीजन की वृद्धि, एक होता है ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी। तो ऑक्सीजन का जो ह्रास होता है वो क्या कहलाता है? चार विकल्प यहाँ मौजूद हैं। कहा गया आपका उपचयन अभिक्रिया, दूसरा आपका अपचयन, तीसरा बोला गया संरक्षण, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अपचयन अभिक्रिया, जो कि विकल्प नंबर आपका बी में है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा अपचयन कहलाएगा और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वो आपका उपचयन कहलाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 18 यानी कि 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में कहता है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? चारों में से कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन यानी कि गर्माहट के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है? चार विकल्प यहाँ है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका है ऑक्सीजन, तीसरा आपका नाइट्रोजन और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? वो होगा आपका, चलिए बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट आंसर बताते रहेंगे। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते होंगे जब कहीं पे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं तो पता होगा कि मानव जब सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, तो देखिए वहाँ पे गर्मी ऑटोमेटिक क्या होती है? बढ़ जाती है। तो वैश्विक ऊष्मन के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है वो आपका 19 नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पे आपको 19 नंबर दिख रहा है। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका पित्त रस कहाँ से निकलता है? पित्त रस कहाँ से निकलता? पित्त जो कि आपको वसा, चर्बीदार भोजन के पचाने में सहायता करता। कौन? पित्त रस। चार विकल्प यहाँ मौजूद है। पहला आपका अग्नाशय से, दूसरा आपका यकृत से, तीसरा आपका छोटी आंत से, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका यकृत यानी कि लीवर से। लीवर से कौन निकलता? पित्त रस निकलता। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 20 नंबर प्रश्न में कहता है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण जो है वंशागत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला नहीं है? जल्दी से फटाफट इसके आंसर बता देंगे सब स्टूडेंट, और जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और क्लास एंड होने तक बने रहेंगे आखिर तक।
और जो क्वेश्चन आपका छूट गया हर एक क्वेश्चन के पीछे से आप रिपीट कर लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपका एग्जाम होगा इस कोरोना काल में भी, इसलिए तैयार रहेंगे। किसी के माइंड में ऐसा नहीं हो कि ये सोचने लगे कि कोरोना है एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल एग्जाम होगा, और जो जैसे एग्जाम होता है वैसे ही एग्जाम होगा अपने समय से। तो बस तैयारी में लगे रहेंगे सब स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोला गया आंख का रंग, ये वंशागत होता है आपका। देखिएगा आंखों का रंग जो होता है वंशागत होता है, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार और बालों की प्रकृति। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका बालों की प्रकृति। यह आपका तीनों जो है वो वंशागत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 1 आप देखेंगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 में कहा गया आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, समूहों की संख्या कितनी है वो बता देनी है। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। 4 विकल्प यहाँ है, 17 है, 7 है, 8 है, 9 है और 18 है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 22 नंबर प्रश्न में कहता है यहाँ पे ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु बता देनी है ग्लूकोज के एक अणु में। 4 विकल्प यहाँ भी है, 4 है, 6 है, 8 है और 12 है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 6। आपको पता होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा। आपको जैसे होता है ना C6H12O6, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 6 होते हैं। ठीक है, आंसर कौन होगा आपका? विकल्प नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूंकि यहाँ पे हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे बस, तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर 23 में कहा गया शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको बहुत यूज करते हैं जल को। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो बता देनी है। 4 विकल्प है, 6 है, 7, 8, 9। तो शुद्ध जल जो होता है वो आपका उदासीन होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या आपका? पीएच मान 7। पीएच मान 7 विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड, यानी कि बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 24 नंबर प्रश्न में कहता है आपका किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? बड़ा या अधिक कह सकते हैं। किस रंग का, देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक का, सबसे अधिक की बात हो रही है, बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, बात आपका वही होगा। सबसे अधिक किस रंग का होता है? पहला विकल्प लाल है, दूसरा नीला, तीसरा पीला, चौथा बैंगनी। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका फैलाव सबसे कम होता है। याद रखिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका फैलाव सबसे कम होता है। और तरंगदैर्घ्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है अंगस्ट्रम। क्या होता है? अंगस्ट्रम, जिसको ए और उस पे इंडिकेट इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस अंगस्ट्रम का सिंबल इसे सूचित करते हैं। आंसर आपको पता चल गया होगा फिलहाल यहाँ पे। इसका आंसर होगा आपका लाल, क्योंकि लाल का फैलाव सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा 25 भी क्लियर आपके सामने है। बोला गया यहाँ पे 25 में, चलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग जो एक व्यक्ति थे, बाएं हाथ का नियम उन्होंने दिया था, उसकी तर्जनी उंगली जो है वो किसकी ओर संकेत कर रही है वो हमें बता दी है। पहला विकल्प आपका है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बल जब भी रहेगा वो अंगूठा होता है। क्या होता है? अंगूठा। दूसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तीसरा बोलेगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। तो देखिए ये जो है ना, ये जो आपकी तर्जनी होती है, तर्जनी जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती है। किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है तर्जनी। जबकि ये जो आपका है वो मध्यमा, कौन? मध्यमा जो है आपका वो आपका दिखलाता है विद्युत धारा की दिशा। किसकी दिशा? विद्युत धारा की दिशा। अब बल जो है वो अंगूठा दिखाता है। यह 3 उंगली इसके नियम में आती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 26 में कहा गया क्वेश्चन में निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसमें से चारों में से ईंधन के रूप में किसे हम लोग इस्तेमाल यानी कि यूज करते हैं, उपयोग करते हैं? 4 विकल्प यहाँ दिए गए। पहला आपका इथेनॉल है, दूसरा आपका प्रोपेनॉल है, तीसरा आपका इथेनोइक अम्ल है और चौथा बोला गया इनमें से सभी।
इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, यानी 26 का जो आंसर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है वो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर आएगा 27 में कहा गया कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? याद होगा अगर आपको, पिछले क्लास में हम क्वेश्चन था वहां पे नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता, तो वहां पे आंसर हुआ था लाल अम्ल, जिसका पीएच मान वहां पे कहा था 5 दिया हुआ था। तो यहाँ पे कहा लाल को नीला करेगा। किसको? लाल को नीला करेगा। आंसर क्या होगा आपका? क्षार हो जाएगा। क्या होगा आपका? क्षार। और अगर नीला से लाल करेगा, नीला से अगर लाल करेगा तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अम्ल। ठीक है, और लाल से नीला करेगा तो उसका आंसर क्या होगा आपका? क्षार। चलिए इतना कंप्लीट है 27 तक। तो आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो 28 में कहता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब यानी कि वस्तु की वस्तु दूरी ली जाती है। देखिए ये कार्तीय तल आपका ऐसे बनता है। मान लेते हैं कोई दर्पण आप अवतल लीजिए, ऐसे कीजिए, तो वस्तु को हम लोग हमेशा किस ओर रखते हैं? दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। और दर्पण के बाईं ओर यानी कि जब कार्तीय तल बनता है तो इस ओर क्या होता है आपका? ये वाला x माइनस में होता है, ये वाला क्या होता है आपका? प्लस में होता है। तो यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया होगा कि कार्तीय तल में जो वस्तु ली जाती है, बिंब जो ली जाती है, वो कैसी ली जाती है? तो वो होगा आंसर में क्या आपका? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक, यानी कि माइनस में। हमेशा दर्पण के सामने जो भी वस्तु रखी जाएगी उसकी जो दूरी होगी, एग्जैक्ट दूरी, जैसे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उसको जब फाइनली हम u का वैल्यू लेंगे तो किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में कहता है खाद्य पदार्थ के डब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। किसका लेप होता है? खाद्य पदार्थ के डब्बे पर जिंक के बजाय किसका? टीन का लेप होता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि, है ना, क्योंकि विकल्प दिए गए 4। यहाँ बोला गया टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता, ऐसा तो है नहीं। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे खाद्य डिब्बे पर जिंक के बजाय क्या लेते हैं हम लोग? टीन लेते हैं। जिंक के बजाय टीन लेते हैं, तो हम कह सकते हैं टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होती है। क्या होता है? सॉरी, एक मिनट। टीन के बजाय जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होती है। विकल्प नंबर हो जाएगा सी। इसलिए हम लोग जो है खाद्य पदार्थ के डब्बे पर जो है जिंक के बजाय टीन का लेप लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 30 यानी कि 30वां प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं बोला गया। जैसे यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। जैसे देखिए कान से हम लोग सुनते हैं, है ना। बाहर की वस्तु का हम लोग पता कर लगा लेते हैं। आंख से देख के लगा लेते हैं। नाक से सूंघ के लगा लेते हैं। लेकिन दिमाग से आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा सोच सकते हैं आप, ठीक है, पता नहीं लगा सकते हैं आप, ना देख के, ना सुन के, ना ये सब आपका संवेदी ग्राही है तीनों। जबकि ये दिमाग जो है वो आपका संवेदी ग्राही नहीं है। विकल्प नंबर डी हो जाएगा 30 का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 31। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, क्लास को हर एक स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए 31 में कहता है आपका समांतर क्रम, किसमें? समांतर क्रम संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ही समांतर क्रम संयोजन में घटेगा उपरांत, तो उसका क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं सपोज घर का जो वायरिंग होता है, घर में जो परिपथ लगे होते हैं, सब समांतर क्रम में होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप बहुत सारे उपकरण लगा देते हैं, क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? घट जाता है। लेकिन कम कीजिएगा तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ जाता है। वही बात यहाँ पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा 32। तो बस सब स्टूडेंट क्लास में आखिर तक बने रहेंगे। 40 क्वेश्चन, काफी टॉप क्वेश्चन है आपका साइंस का, तो ऐसे क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 32 में कहता है समजात अंगों का उदाहरण। कौन समजात अंग है? समजात अंग समझ ही रहे हैं आप लोग, जो एक बार टूट जाए तो दोबारा हो सकता है, उसे कहते हैं हम लोग समजात अंग। चलिए ऑप्शन में बात कर लेते हैं। हमारा हाथ, बात खत्म यहीं से कीजिए। हाथ एक बार कट जाएगा ना, उंगली भी कट जाएगी, दोबारा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बोला हमारे दांत और हाथी के दांत। तो यहाँ देखिए 32 में हमारे दांत और हाथी के दांत, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा समजात अंग का उदाहरण है। ठीक है, हमारा हाथ और क्या बोला गया आपका?
बोला गया दूसरा दूसरा बोला गया आपका हमारे दांत और हाथी के दांत। बोला गया आलू और घास के ऊपरी पुस्तारी। तीसरा दूसरा भी आपका गलत होगा, ठीक है। आलू और घास के ऊपरी पुस्तारी इनमें से सभी। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा आंसर में, वो आपका होगा आलू और घास की ऊपरी पुस्तारी। देखिए आलू हो या घास हो, उसका अगर ऊपरी मुंडी तोड़ दीजिएगा ना, दूसरा मुंडी फिर निकल के आ जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन आपका अगर एक बार उंगली कट जाएगा दोबारा उंगली निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर आएगा 33 में कहता है आपका निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखिए पावर इसका फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला यहाँ पे जो भी 2 लिखा हुआ है ना, सब स्क्वायर समझिएगा। पहला लिखा हुआ आई स्क्वायर आर, दूसरा बोला गया आई आर स्क्वायर, तीसरा बोला गया भी स्क्वायर आई और चौथा बोला गया भी आई स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है, वो होता है आपका आई स्क्वायर आर, ठीक है। विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, यानी कि विकल्प नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 34 भी क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है 34 में क्या कहा जाता है उसको देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं, चारों विकल्प यहाँ पर देखिएगा और आंसर बताइएगा जल्दी से। 2 है, 1 है, 3 है और 4 है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, यानी कि विकल्प नंबर फर्स्ट जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो कितना, प्रश्न नंबर रहेगा आपका 35 नंबर प्रश्न में कहता है आपका निम्नलिखित में कौन पुनरुभद्र भवन का उदाहरण है ना। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए आपका। पहला आपका हाइड्रा का, आपका पहला विकल्प में हाइड्रा है, दूसरा आपका अमीबा, तीसरा आपका स्पाइरोगाइरा, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर बी अमीबा। क्या हो जाएगा, अमीबा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा 36। चूंकि यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं तो बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो बोला गया यहाँ पे कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, यानी कि जो नहीं समाप्त होने वाला कचरा बताना है। यहाँ पे चारों विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। पहला बोला गया आपका टिश्यू पेपर, क्या आपका टिश्यू पेपर ये आपका समाप्त होने वाला कचरा है। दूसरा आपका बोला गया केले का छिलका, ये भी समाप्त होने वाला कचरा है। लेकिन आपका तीसरा जो है आपका विकल्प थर्मोकोल आपका समाप्त होने वाला कचरा नहीं है, ये गलता नहीं है। तो आंसर का होगा आपका विकल्प नंबर सी, है ना, जो कि अजैव कचरा बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 37 में कहता है आपका टिंडल प्रभाव, क्या टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता, कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता। पहला विकल्प प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का विक्षेपण और चौथा विकल्प में कहता है प्रकाश का परिकिरणन। इसका सही जवाब क्या होगा, वो होगा आपका प्रकाश का परिकिरणन, ठीक है ना। प्रकाश के परिकिरणन को टिंडल प्रभाव जो है वो प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा 38 नंबर। चलिए 38 भी क्लियर है आपके सामने। 38 में कहा गया पुष्प का नर जन्नांग क्या कहलाता, पुष्प का नर जन्नांग क्या कहलाता। पुंकेसर, जायांग, पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन और कई सेट, इससे पहले 2 सेट हुआ, उस सेट में भी आपको दिखा होगा जरूर। इसका सही जवाब क्या होगा आपका पुंकेसर, विकल्प नंबर फर्स्ट। तो सब स्टूडेंट आंसर बता ही रहे और आखिर में आप जरूर हमें बता देंगे कमेंट में कि आपका कितना सही आंसर हुआ है, आप यानी कि आपने कितना सही आंसर दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 39 में कहा गया यहाँ पे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक फॉर्मूला बता देनी है। पहला आपका CaOH का होल ट्वाइस, दूसरा विकल्प है CaOCl2, तीसरा विकल्प है CaCO3 और चौथा विकल्प में है CaHCO3 का होल ट्वाइस। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा, जो कि सब स्टूडेंटों का आ रहा है विकल्प नंबर सेकेंड CaOCl2, जिसका ये जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो कि आपके सामने बोला गया निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से गंगा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है।
पहला आपका है गंगा में मछली पालन, यही तो नहीं है आपका जिम्मेदारी, ये तो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा बोला गया आपका यहाँ पे विकल्प नंबर सेकंड में गंगा में कपड़ों का धोना, इससे पोल्यूशन होगा गंगा नदी, है ना। तीसरा आपका गंगा में अध जले शव को जलाना, इससे भी पॉल्यूशन होगा। चौथा विकल्प में गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन, इससे भी गंगा पॉल्यूशन होगा। लेकिन पहला विकल्प जो है गंगा में मछली पालन, इससे जो है वो पॉल्यूशन नहीं होता है। आंसर कौन होगा आपका फर्स्ट। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास में यानी कि साइंस के जो 40 टॉप क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंटों को 40 में 40 सही हुआ होगा। तो आप कमेंट में बता देंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ, और साथ ही साथ ये भी बता देंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो अच्छा लगा हो अगर तो क्लास को लाइक करना ना भूलेंगे, और जो क्लास में नए होंगे, जो पहली बार आए होंगे, जो पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ घर बैठे बैठे आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।